आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। दोस्तों, आज के मेहमान कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं एक हरफन मौला शख्सियत। ये गजलकार हैं, पत्रकार हैं, संवाद लेखक हैं, पटकथा लेखक हैं और गीतकार भी हैं। और क्या क्या हैं ये पता लगाएगी आपके रेडियो सखी इस प्रोग्राम के दौरान। तो संजय मासूम जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार। संजय जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि वो कौन सा सपना था जिसने आपको इलाहाबाद से मुंबई पहुंचाया? सपना पत्रकारिता का था। पत्रकार था मैं उस समय, और धर्मयुग उस वक्त की बहुत मशहूर पत्रिका थी। माना जाता था कि धर्मयुग में अगर संपादक के नाम पत्र भी छप जाते थे तो लोग लेखक हो जाते थे। तो वैसी पत्रिका में उप संपादक बन के मैं बम्बई आया। जाहिर है सिर्फ पत्रकारिता करना ही मकसद था, बट उसके बाद फिर सफ़र दूसरा शुरू हुआ। तो बड़ी मशहूर पत्रिका से शुरुआत हुई आपकी, और उस ज़माने की बहुत ही मशहूर पत्रिका थी, आपने भी जिक्र किया। तो आप इस पत्रिका से कैसे जुड़े और कैसा रहा अनुभव आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा। एक परिवार की तरह पूरा माहौल, और मेरे संपादक उस समय गणेश मंत्री जी थे उसमें, तो उनका स्नेह और जितने भी सहकर्मी थे उनका स्नेह बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत मज़ा आया जब तक भी काम किया वहाँ। कैसे वहाँ तक पहुँचे आप? वहाँ तक देखिए, मैं इलाहाबाद में एक पत्रिका निकलती थी, मनोहर कहानियाँ। जी जी। तो मैं उसमें काम कर रहा था, और उसी दौरान नवभारत टाइम्स में वहाँ पे एक विज्ञापन निकला धर्मयुग के लिए। तो मुझसे कहा लोगों ने कि आप भी अप्लाई कर दीजिए। तो मैंने कहा कि अब अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बट कर दिया और इत्तेफाक से बुलावा आ गया। फिर दिल्ली में लिखित परीक्षा हुई, बम्बई में इंटरव्यू हुआ, और इस तरह से डेस्टिनी मुझे बम्बई बुलाना चाहती थी, तो हो गया। कितना मुश्किल दौर था वो कि पत्रिका से जुड़ने के लिए इतने सारे एग्जाम देने पड़ते थे। अब आजकल मौखिक एक इंटरव्यू होता है और लोग उप संपादक बन जाते हैं, तो ये आपके लिए बड़ी बात थी इसमें। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात थी जी। और शुरुआत भी एक बड़ी पत्रिका से हुई, ये सुनकर हमें अच्छा लग रहा है। विख्यात साहित्यकार और संपादक धर्मवीर भारती के साथ बिताए हैं आपने पल, यादगार बातें कुछ बताइए। देखिए, जब मैंने धर्मयुग ज्वाइन किया उस समय संपादक धर्मवीर भारती जी नहीं थे, गणेश मंत्री जी थे। लेकिन भारती जी से मुलाकात हुई कई बार उनके घर पर, और जो हम 3 नए लोगों ने ज्वाइन किया था धर्मयुग, तो उन्होंने अपने घर पे बुलाया। तो जाहिर है कि मतलब इतनी बड़ी शख्सियत और इतना बड़ा रचनाकार, इतना बड़ा साहित्यकार, तो उनकी मौजूदगी ही एक तरह से मतलब आपको एक ताजगी महसूस कराती थी। तो जब भी उनसे मिले बहुत कुछ सीखने को मिला, उनका आशीर्वाद रहा जब तक रहे वो। तो इस मामले में बहुत किस्मत वाला मानता हूँ मैं कि इतने बड़े साहित्यकार से एटलीस्ट बात करने का मौका मिला, मुखातिब होने का मौका मिला। संजय जी, बातें पुराने दिनों की चल रही हैं, तो एक पुराने दिनों का गाना बताइए ना जो उन दिनों आप गुनगुनाया करते थे। मुझे एक गाना बहुत पसंद है, ज्वेल थिफ का दिल पुकारे। उन दिनों को वापस बुलाने वाली बात है, दिल पुकारे। तो मैं चाहूँगा कि वो गाना सुना जाए। पुकारे आ रे
पुकारे, आरे 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 अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे, आरे 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 अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे, आरे आरे आरे। बरसों बीते दिल पे काबू पाते, हम तो हारे तुम ही कुछ समझाते। समझाती मैं तुमको लाखों अरमान, हो जाते हैं लब तक आते आते। हो पूछो ना कितनी बातें पड़ी हैं दिल में हमारे, दिल पुकारे, आरे 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 अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे, आरे आरे आरे। पाके तुमको है कैसी मतवाली, आँखें मेरी बिन काजल के काली। जीवन अपना मैं भी रंगी कर लूं, मिल जाए जो इन होठों की लाली। जो भी है अपना लाई हूँ सब कुछ पास तुम्हारे, दिल पुकारे, आरे आरे आरे। अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे, आरे आरे आरे। महका महका आंचल हल्के हल्के, रह जाती हो क्यों पलकों से मलके। जैसे सूरज बनकर आए हो तुम, चल दोगे फिर दिन के ढलते ढलते। हो आज कहो तो मोड़ दूं बढ़ के वक्त के धारे, दिल पुकारे, आरे आरे आरे। अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे, आरे 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 अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे, आरे आरे आरे। तो दोस्तों ये गाना हमने सुना और अब हम संजय जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि इलाहाबाद शहर की किस तरह की यादें हैं, पढ़ाई के दिनों की क्या यादें हैं, बताइए हमें कुछ। इलाहाबाद शहर से तो इतनी यादें जुड़ी हैं कि इलाहाबाद ने ही मुझे लिखना सिखाया। वहाँ जब मैंने गज़लें कहनी शुरू की तो वहीं से जो तारीफ मिली जी। उसने हौसला दिया। लोग मिले जिन्होंने बताया कि गज़लें कैसे कही जाती हैं, शेरों का क्या मतलब होता है, रदीफ काफिया क्या होता है, वजन क्या होता है, मीटर क्या होता है। तो और वहाँ की सड़कों पे जो आवारगी शुरू हुई शायरों के साथ, मेरे अंदर एक रचनाकार जो था उसको एनर्जी दी, उसको ज़िंदगी दी।
तो इलाहाबाद तो मेरे लिए मतलब आप कह सकते हैं कि ऊर्जा का जो है वो स्रोत रहा है। जी जी। और आज भी जब भी मुझे लगता है कि मैं थक रहा हूँ या चुक रहा हूँ तो मैं ये कोशिश ये करता हूँ कि इलाहाबाद जाऊँ और वहाँ से कुछ ऊर्जा इकट्ठी करके वापस आऊँ और फिर जुट क्या जाऊँ। बात है। कहते हैं कि गजल माशूका के लिए लिखी जाती है, तो कुछ ऐसी आपकी भी प्रेरणा रही है जिसके लिए आपने लिखी हो खास तौर से, और जहाँ कहीं प्रेरणा मिली हो? नहीं, ऐसा माना जाता है और शायद गजल का शाब्दिक अर्थ है जी। लेकिन जिस तरह की गजलें हमने कहनी शुरू की और जो माहौल था तो उस वक्त गजलों में आम आदमी की जद्दोजहद, उसका संघर्ष, उसकी मुश्किलें ये सब आ रही थी, तो हम उस दौर में गजलों से जुड़े। तो वो गजलें रोमानियत के आसपास नहीं थी, तो उसमें ज़िंदगी की मुश्किलात थे। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी गज़ल महबूबा के लिए थी, तो मुझे महबूबा की ज़रूरत थी नहीं बेसिकली। तो ये आप कह सकते हैं कि मेरी गज़लें इस तरह से ज़िंदगी मेरी महबूबा बनी और मैंने उसको फील करके लिखना शुरू किया। गजल लिखने से आप जुड़ गए थे, क्योंकि लिखने से ही आपका ताल्लुक था, और इलाहाबाद शहर साहित्यकारों का गढ़ है, तो वहाँ पर जो गजलें उन दिनों लिखी थी, कोई अशार याद हैं जो आप बयां करना चाहेंगे इस वक्त? बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि एक शेर उस वक्त इलाहाबाद में बहुत पसंद किया जाने लगा था, जिसने मुझे एक नाम दिया, एक पहचान दी। कि उसमें मुझे याद एक गजल थी कि बताएं आपको क्या अपने शहर की हालत, यहाँ के लोग तो अक्सर हवा में उड़ते हैं। क्या बात है। हाँ, पतंग और कबूतर का अब नहीं है चलन, छतों से शाम को पत्थर हवा में उड़ते हैं। जी। तो ये मुझे अभी दो शेर याद आ रहे हैं जो इनकी बहुत तारीफ हुई और मेरे नाम के साथ लोगों ने इनको जोड़ा और पहचाना, जहाँ से मेरा सफर शुरू हुआ। तो सफर की शुरुआत हो चुकी थी, अब गाने के सफर की ओर थोड़ी देर के लिए चले। कौन सा गाना सुनवाना चाहते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइड का गाना, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, चाहूंगा वो सुना। यही गाना गाइड फिल्म से। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहे हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहे हम संग हैं। अब मेरे मेरे सुख अब तेरे तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे तेरे दुख अब मेरे मेरे सुख अब तेरे तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे
साथ ना ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ ना ये छूटेगा। लाख मना ले दुनिया, साथ ना ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ ना ये छूटेगा। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं। संजय जी, वैसे तो हमने सोचा था कि गजल की थोड़ी सी आपसे चर्चा करेंगे और फिर फिल्मों की ओर हम जंप लगाएंगे, लेकिन अब देख रहे हैं कि बातचीत कुछ दिलचस्प होती जा रही है गजलों की बातों से, तो हम गजलों का ही थोड़ा सा जिक्र और करते हैं। बताइए, आप का गजल संग्रह यहीं कहीं आया था, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। कहाँ से प्रेरणा मिली थी और उसके कुछ अशार हमें बताइए। गजलें कहता रहा मैं, और इलाहाबाद में जैसा कि मैंने जिक्र किया कि इलाहाबाद में तारीफ मिली तो हौसला बढ़ा, तो मैं कहता रहा। लेकिन इस दौरान मैं धर्मयुग में उपसंपादक बनकर बम्बई आ गया, और बम्बई में नई नौकरी, नई चुनौती और नया माहौल, नए लोग, तो कुछ वक्त के लिए गजलों का सिलसिला थम सा गया जी। लेकिन कहनी थी गजलें और अंदर से बेचैनी थी, तो काफ़ी वक्त तक मैं कुछ कह नहीं पाया। और यहाँ वो माहौल नहीं था जो मुझे आदत थी इलाहाबाद में, जिस तरह की महफिलों की, मुशायरों की, और जी। तो वो मैंने मिस किया। लेकिन अंदर बेचैनी थी, ये था कि जो मैं कह रहा हूँ उसको एक साथ लाना है। तो 2-3 साल के बाद फिर ऐसा लगा कि नहीं, अगर गज़लें नहीं कहीं गई तो बहुत नाइंसाफ़ी होगी मेरे अपने शेरों के साथ। तो इस तरह से फिर मैंने कोशिश की, आप कह सकती हैं जानबूझकर, कि मैंने एक साथ मैंने कहा कि नहीं अब गज़लें कहूँगा। तो मैं 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन तक मैं ऑफिस ही नहीं गया, कमरे में बैठकर मैंने शेर कहने शुरू किए और कहा कि नहीं अब बिल्कुल किताब लानी है। तो इस तरह से एक जुनून की तरह से मैंने फिर काम किया, और फिर मेरे दोस्तों ने साथ दिया, और परदेश प्रकाशन है यहाँ पे, उसने फिर किताब छापी वो। और मैं चाहता था कि वो एक किसी ऐसे आदमी के हाथों सामने आए जो साहित्य का नहीं हो, जिसका जुड़ाव गजलों से नहीं हो, लेकिन जिसके अंदर समझ उतनी क्या बात हो। तो मैंने फिल्मों से जुड़े हुए एक जो इस समय महान हस्ती हैं महेश भट्ट साहब, उनसे गुजारिश की, उन्होंने मेरी बात मानी और उन्होंने विमोचन किया किताब का। तो इस तरह से एक नया उत्साह मिला। और अब ये अलग बात है कि फिर एक बहुत लंबा अरसा हो गया है, तो अब मुझे दूसरी किताब लानी होगी। तो उसके लिए फिर मुझे लगता है कि इसी तरह कमरे में बंद होकर हाँ कुछ करना पड़ेगा। तो इन दिनों कुछ लिख रहे हैं? इन दिनों गजल के लिए कितना वक्त देते हैं? मैंने कहा कि देखिए, जब भी नई चुनौती आती है, नया माहौल होता है, तो जो आपके अंदर जो आप खुद के लिए करना चाहते हैं, खुद के लिए कहना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे हो जाता है। क्योंकि जिम्मेदारियां होती हैं, उनको पूरा करना है, वक्त पे पूरा करना है। तो अगेन वही बात है कि इस समय फिल्में लिख रहा हूँ, मैं संवाद लिख रहा हूँ, गाने लिख रहा हूँ, तो वो जिम्मेदारी भी है और मेरा प्रोफेशन भी है और मेरा काम भी है, तो बाध्यता भी है। हाँ, बाध्यता भी है, तो प्रायोरिटी पर वो है। तो इस समय मैं कह सकता हूँ कि गजलें थोड़ी वापस पीछे हैं जी, लेकिन आएंगी सामने वो। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आगे संजय मासूम की कोई और किताब आएगी जल्दी। बिल्कुल आएगी, और हमें पढ़ने को मिलेगी। बिल्कुल आएगी इंशाल्लाह, और जल्दी आएगी। तो यही कहीं से कुछ अशार याद अगर आ रहे हो तो हमें सुनाइए। यहीं कहीं से तो सारे अशार ही याद है, वो तो इतने कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, कुछ शेर सुनाता हूँ कि बाबा बोलो किसने उनको कैद किया तहखानों में। क्या बात है। बाबा बोलो किसने उनको कैद किया तहखानों में, परियों ने क्यों आना छोड़ा दादी के अफसानों में। दादी के अफसानों में, क्या बात है, बहुत खूब। तो परियों ने क्यों आना छोड़ा दादी के अफसानों में, इसमें एक शेर देखिए कि लहरों की जिद मान के अपनी, लहरों की जिद मान के अपनी, शक्ल बदल लेती हैं तो, शक्ल बदल लेती हैं तो। लहरों की, जो लोग बम्बई जैसे शहर में रहते हैं समंदर के पास, वो समझेंगे ज्यादा बेहतर तरीके से कि लहरों की जिद मान के अपनी शक्ल बदल लेती हैं तो,
दिल जैसा कुछ होता होगा शायद इन चट्टानों में। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत खूब। तो बहुत इस तरह के शेर थे। तो इतने अच्छे शेर आपने सुनाए हमारे श्रोताओं को, मुझे लगता है हमारे श्रोता भी थोड़ी देर के लिए शायराना मिजाज में पहुंच गए होंगे। तो अब शायराना मिजाज को कायम रखते हैं, कोई एक गाना सुन लेते हैं। आरजू का एक गाना इस वक्त मुझे याद आ रहा है, ए नरगिसे मस्ताना, जो कि एक शायर के लिए शायद प्रेरणा का काम करता है। जी, इस गाने में भी एक शायराना मिजाज है। सुनते हैं यही गाना। से मस्ताना, बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है, समझा हमें बेगाना, बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है, ऐ नरगिसे मस्ताना। हर राह पर कतराए, हर मोड़ पर घबराए, मुँह फेर लिया है तुमने हम जब भी नजर आए, मुँह फेर लिया है तुमने हम जब भी नजर आए। नहीं पहचाना, बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है, ऐ नरगिसे मस्ताना। हो बर हम भी बन जाते हो हमदम भी, ऐसा कि ये मैं खाना शोला भी हो शबनम भी, ऐसा कि ये मैं खाना शोला भी हो शबनम भी, है शिकायत है, बस इतनी शिकायत है, ऐ नरगिसे मस्ताना। हर रंग कयामत है, हर ढंग शरारत है, दिल तोड़ के चल देना ये हुस्न की आदत है, दिल तोड़ के चल देना ये हुस्न की आदत है, बहलाना, बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है, ऐ नरगिसे मस्ताना, बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है, समझा हमें बेगाना, बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है, ऐ नरगिसे मस्ताना। संजय जी, इस गाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे गजलों की, तो हमारे जहन में कुछ बातें और हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अपने श्रोताओं को आपका जो अगला फन है उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दे दी जाए। और आपने जिक्र किया था महेश भट्ट साहब का, तो महेश भट्ट से जुड़ी हुई बातें आपसे हमें जाननी है, लेकिन हमें ये बताइए कि फिल्मों से एक संजय मासूम एक शायर के रूप में जाने जाते थे, अचानक फिल्मों की ओर रुख कैसे किया उन्होंने? इत्तेफाक कह सकते हैं, और
कह सकते हैं कि फिल्मों से जुड़ने का मेरा दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था। जी। मैं धर्मियों की पत्रकारिता करने बम्बई आया था और एक पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ करने की उम्मीद लेकर आया था, लेकिन बदकिस्मती से धर्मियों बंद हो गई। और धर्मियों के बंद हो जाने के बाद हालांकि टाइम्स ग्रुप ने हमको नवभारत टाइम्स में रखा, लेकिन नवभारत टाइम्स के पत्रकारिता करने में बम्बई आया नहीं था, दैनिक पत्रकारिता जो होती है जी। तो जाहिर है कि मजबूरी में काम तो करना था, परिवार चलाना था और आर्थिक स्थितियां वैसी नहीं थी, लेकिन अंदर का रचनाकार थोड़ा बेचैन होने लगा था कि कुछ करना है, तो वो रास्ते तलाश करने लगा था कि कहाँ पे कैसे क्या होगा। तो मैं कुछ लोगों से मिला था धर्मियों के इंटरव्यू के दौरान, तो उनसे मिलके लगा था कि मतलब अगर आप कुछ करना चाहें और आपके अंदर बात है तो रास्ता मिल सकता है। ये सब सोच रहा था मैं, और इत्तेफाक कह सकते हैं और मैं खुद को लकी मानता हूँ, जब मैं ये सोच ही रहा था, जब मैं घर बैठ के रास्ते ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे सामने से ऑफर आया सनी देओल की एक फिल्म लिखने का कि आप लिखेंगे। तो मैं बहुत हैरान भी हुआ और मुझे यकीन नहीं हुआ कि इस तरह से, बट वो ऑफर था। कौन सी थी वो फिल्म? वो फिल्म थी इंडियन, उसका नाम था जी। वो सनी देओल साहब प्रोड्यूस कर रहे थे उस वक्त और डायरेक्टर उसके थे पद्म कुमार, उनकी पहली फिल्म थी। और उस फिल्म में उनको नए डायलॉग राइटर की तलाश थी, किसी ने मेरा नाम सजेस्ट किया उनको, वो मिले। और ये भी बड़ा दिलचस्प एक वाकया है जो मैं शेयर करना चाहूँगा कि मेरी पहली मुलाकात हुई पद्म कुमार साहब से, जो डायरेक्टर थे उसके। तो उन्होंने मुझसे कहा मैं आपको 3 सीन देता हूँ, आप 3 सीन लिख के ले आइए। अच्छा। और इसके पहले जिंदगी में मैंने न कभी थिएटर किया था, न कभी नाटक किया था, न कभी फिल्में की थी, कुछ लिखा नहीं था। तो मैंने उनको सुना, 3 सीन सुने उनके, और मैंने कहा ठीक है मैं आपको लिख के 1 हफ्ते बाद मिलता हूँ। मैं घर आया और मैंने वो सीन लिखे, पहले दिन ही घर आते ही वो सीन लिख लिए। लेकिन मुझे लगा कि नहीं भाई, अपने बस की बात नहीं है डायलॉग राइटिंग वगैरह। तो मैंने जिस आदमी ने मिलवाया था उसको मैंने फ़ोन तक नहीं किया। 1 हफ्ते बाद उनका असिस्टेंट था, उसका नाम था अमित, उसने फ़ोन किया और कहा कि सर आपका वेट कर रहे हैं, तो आपने फ़ोन ही नहीं किया, क्या वो आपने सीन नहीं लिखे? तो मैंने कहा कि भाई अमित, मैंने सीन लिखे तो हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब कर पाऊंगा यार, सिनेमा लिखना मेरे बस की बात नहीं है। तो उसने कहा कि आपने सीन तो लिखे हैं, तो आप क्या करेंगे, उन्हें फाड़ के फेंक देंगे? तो उससे पहले आप एक काम कीजिए, लिखे हैं आपने सीन वो सुना दीजिए जी। और उसके बाद फाड़ के फेंक दीजिएगा, यही तो होगा कि वो मना कर देंगे। मुझे उसकी बात समझ में आई और मैं मिला और मैंने वो 3 सीन सुनाए। और कमाल की बात है कि वो डायरेक्टर को बहुत अच्छे लगे। उसने कहा तो कमाल के सीन लिखे हैं आपने। उसके तुरंत बाद उन्होंने सनी देओल से मुलाकात कराई, उनको सीन सुना, उनको भी अच्छे लगे और इस तरह से सफ़र शुरू हो गया लिखने का तो फिल्मों का। प्रेरणा कहाँ से मिली थी? वो बंद कमरे से या फिर किसी और ने? नहीं, अंदर एक बेचैनी, जो उस वक्त बेचैनी थी शायद जी, जो धर्मियों के बंद होने से पैदा हो रही थी, उसने शायद लिखवाए वो सीन। और मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि। और जब कहा जाता है ना कि इंसान जरूरत से ज्यादा बेचैन होता है तो उसी समय से कामयाबी शुरू हो जाती है, कह सकते हैं ऐसा। तो ये आपने जिक्र किया, पहली फिल्म किस तरह से आपको मिली और शुरुआत कहाँ से हुई? उन दिनों को याद करते हुए कोई गाना सुना जाए? जी बिल्कुल, एक गाना मुझे याद आ रहा है, कश्मीर की कली का, इशारों इशारों में, तो वो सुने जी। थोड़ा सा माहौल बदले। जी, तो मतलब ये इशारा आपकी फिल्मों के लिए है कि आप शायर से हाँ, फिल्मों के लिए आप काम शुरू कर दें। इशारों में जो है फिल्में लिखना शुरू किया मैंने।
थी इसमें खता, मुझे जिसने तड़पा दिया यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा। ये रांझा की बातें, ये मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। खुद कर दिया हो मोहब्बत का इजहार अपनी जुबान से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने कहाँ से। लाखों में तुम एक हो, हमारी निगाहों की भी कुछ तो मगर दाद दो, कुछ तो मगर दाद दो। बहारों को भी नाज जिस फूल पर था वही फूल हमने चुना गुलसिता से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। तो हमें बताइए किस तरह की दिक्कतें पेश आई थी शुरुआती दौर में आपको फिल्म लिखने में? शुरुआती दौर में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, ये कमाल की बात है। अच्छा। हाँ, और इस बात के बावजूद कि मेरा कोई थिएटर से लगाव नहीं था, कभी कोई ड्रामा नहीं लिखा था मैंने, कभी किसी तरह का लगाव नहीं था, बट भाषा आती थी, इलाहाबाद अगेन मेरे साथ था, तो मुझे उस लेवल पे दिक्कत नहीं आई। और सीन को समझना और कैरेक्टर्स को समझना और उनसे बुलवाना, तो थोड़ी सी मैंने मेहनत की, नो डाउट। मैंने फिल्में देखी, मैंने देखा कि किस तरह से संवाद होने चाहिए, और इस वक्त जो दौर है, इस वक्त जो भाषा बोली जा रही है, तो उसका थोड़ा सा अध्ययन किया मैंने और थोड़ा सा निगाह रखा चीज़ों पर, और इस तरह से मुझे कोई दिक्कत नहीं आई शुरू में। और सनी देओल साहब से एक बड़ा अच्छा सा रिश्ता बन गया, तो उनके साथ एक सिलसिला शुरू हो गया। 2006 में आई थी क्रिश, और क्रिश फिल्म के संवाद आपने लिखे थे, तो बताइए हमें कि ये मौका आपको कैसे मिला? राकेश रोशन साहब से कैसे आपकी मुलाकात हुई? देखिए, ये भी दोस्तों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है जिंदगी में। जी जी।
इस फिल्म जगत में क्या होता है कि जब तक आप चलते हैं तब तक आपका खेल चलता है, यानी कि आपको हिट फिल्मों की ज़रूरत होती है। अगर आपकी फिल्में हिट नहीं हो रही हैं तो धीरे धीरे आप पीछे छूटते जाते हैं। तो मेरे साथ भी वो दौर था कि शुरुआत में सनी देओल साहब के साथ फिल्में लिखी, पर वक्त बदला, उनकी फिल्में नहीं चली, कुछ लगातार फिल्मों ने चलना बंद किया, तो जाहिर है कि फिल्में उनके साथ बननी थोड़ी बंद हो गई, और उनका अपना होम प्रोडक्शन था वो, उसमें काफ़ी नुकसान हुआ उनको। तो इस तरह से थोड़ा एक उतार आया मेरे सफ़र में, जिस तरह से आप कह सकते हैं। तो उस समय हालांकि फिल्में तो मैं कर रहा था, बट जिस तरह से शुरुआत हुई मेरी बड़ी फिल्मों के साथ, और तो उस तरह से नहीं हो पा रहा था, थोड़ी बेचैनी थी। और वैसे में फिर उस दौरान राकेश रोशन साहब क्रिश प्लान कर रहे थे, तो उनके यहाँ जो उनका मुख्य सहायक निर्देशक थे राजा सेन साहब, वो मेरे दोस्त थे, अभी भी हैं। तो वहाँ पे बात चल रही थी अगेन कि यार कुछ नया डायलॉग राइटर चाहिए, कुछ नई जो फ्रेश सोच सके। तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया और इस तरह से राकेश रोशन साहब मिलने को तैयार हुए। मैं मिला उनसे और उन्होंने कहा कि मतलब बहुत दिलचस्प बात कही उन्होंने जी। क्या? उन्होंने सबसे पहले तो मुझसे ये पूछा कि आपने मेरी फिल्में देखी हैं? बिल्कुल देखी हैं सर। आपने देखा होगा कि मुझे अपनी हर फिल्म के हर सीन में कुछ बात चाहिए होती है, तो वो बात आप पैदा कर पाएंगे? तो मैंने कहा सर मैं कोशिश करूंगा। इतनी बड़ी फिल्म थी उस समय, क्रिश सुपर हीरो फिल्म थी, तो एक बार फिर इम्तिहान था मेरे सामने। उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ सीन देता हूँ, शुरू के 10 सीन देता हूँ, आप लिख के बताइए। मैंने कहा बिल्कुल। तो इस तरह से फिर मैंने वापस एक इम्तिहान दिया और उसमें बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ। क्या बात है। जी जी। इस तरह से क्रिश लिखी और रिलीज हुई और काफी सराहनीय भी फिल्म थी, काफी चर्चित थी, हिट फिल्म थी। सबसे बड़ी बात ये तो क्रिश के संवाद लिखना आपके लिए कितने ज्यादा चुनौतीपूर्ण थे, क्योंकि एक विज्ञान फंतासी। हाँ, बहुत बिल्कुल चुनौतीपूर्ण थे और बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण थे। हाँ। क्योंकि विज्ञान फंतासी तो थी, हाँ। बट एक सुपर हीरो, पहली बार भारतीय सुपर हीरो जो है हम पर्दे पर पेश करने जा रहे थे। तो ये बात थी कि वो जो जबान बोलेगा वो सुपर हीरो की होनी चाहिए, लेकिन वो अपने सुपर हीरो की फील होनी चाहिए उसके अंदर, वो अपना सा लगना चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए। हाँ, वो भारतीय है तो भारतीय लगना चाहिए, तो भारतीय दर्शकों के साथ उसका जुड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो वो जाहिर है कि भाषा के साथ होता है, जो जुबान बोल रहा है वो। तो चुनौती थी, बहुत बड़ी चुनौती थी, और आप सब कह सकते हैं कि मैं उस चुनौती पे खरा उतरा और मेहनत की मैंने। तो किस तरह की मेहनत थी? आप मेहनत थी इस तरह से आप कह सकते हैं कि मैंने कोशिश ये की कि छोटे वाक्य हों, उनमें थोड़ा ज़्यादा बात कहने की कोशिश की मैंने। और सबसे बड़ी बात देखिए क्या होता है कि आपके सामने कौन सा अभिनेता है, किस एक्टर के लिए आप लिख रहे हैं, ये बहुत ये मैंने पहली बार क्रिश में महसूस की कि मैंने जो संवाद लिखे वो ऋतिक रोशन साहब ने जिस तरह से बोले पर्दे पर, वो लगता नहीं कि वो संवाद बोल रहे हैं, वो लगता है कि उनके दिल से बात निकल रही है। निकली हुई बात है, सही बात है। जाहिर सी बात है कि उन्होंने जिस तरह से बोले उससे मेरी चुनौती काफी कम हुई, मुझे मतलब सिर्फ लिखने में सोचना पड़ा। तो बात अब इतनी बड़ी फिल्म की चल रही है, इतनी कामयाब फिल्म की, मुझे लगता है कि उस फिल्म का गाना यहाँ पर जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, उस फिल्म के सारे गाने बहुत अच्छे थे और मेरा पसंदीदा गाना है वो सुने धूप निकलती है जहाँ से, बहुत कमाल का गाना है। सुनते हैं, मेरा भी पसंदीदा गाना है ये उस फिल्म का। तो सुनते हैं क्रिश फिल्म का ये गाना। जी। निकलती है जहाँ से, धूप निकलती है जहाँ से, धूप निकलती है जहाँ से, चांदनी रहती है जहाँ पे, खबर ये आई है वहाँ से, कोई तुमसा नहीं, ओ कोई तुमसा नहीं, कोई तुमसा नहीं, ओ कोई तुमसा नहीं। नींद छुपती है जहाँ पे, नींद
छुपती है जहाँ पे, नींद छुपती है जहाँ पे, ख्वाब सजते हैं जहाँ पे, खबरें आई है वहाँ से, कोई सुनता नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई सुनता नहीं, और कोई सुनता नहीं। फूल तितली और कलियां हो गए तुमसे खफा। फूल तितली और कलियां हो गए तुमसे खफा। छीन ली जो तुमने इनसे प्यार की हर एक अदा, प्यार की हर एक अदा। रंग बनता है जहाँ पे, रंग बनता है जहाँ पे, रंग बनता है जहाँ पे, रूप मिलता है जहाँ से, खबर ये आई है वहाँ से। कोई तुमसा नहीं, ओ कोई तुमसा नहीं, कोई तुमसा नहीं, ओ कोई तुमसा नहीं। मेरे दिल के चोर हो तुम, क्या तुम्हें एहसास है? हाँ मेरे दिल के चोर हो तुम, क्या तुम्हें एहसास है? इश्क था दुनिया में जितना, सब तुम्हारे पास है, सब तुम्हारे पास है दीवानापन जहाँ पे, है दीवानापन जहाँ पे, है दीवानापन जहाँ पे, बनते हैं आशिक जहाँ पे, खबरें आई है वहाँ से, कोई सुनता नहीं, और कोई सुनता नहीं, कोई सुनता नहीं, और कोई सुनता नहीं। धूप निकलती है जहाँ से, धूप निकलती है जहाँ से, धूप निकलती है जहाँ से, चांदनी रहती है जहाँ पे, खबर ये आई है वहाँ से। कोई तुमसा नहीं, ओ कोई तुमसा नहीं, कोई तुमसा नहीं, और कोई तुमसा हो
नीरज जी, क्रिश फिल्म के संवाद की चर्चा हो रही थी और ऋतिक रोशन युवाओं के दिल की धड़कन है। लिखने के दौरान उनसे मुलाकातें हुई थी आपकी? श्रोताओं के लिए कुछ खास बात बताइए उनसे जुड़ी हुई। बिल्कुल, मुलाकातें मतलब लिखने के दौरान तो रोज होती थी। जी जी। क्योंकि वो सिर्फ अभिनेता नहीं है, वो फिल्म के हर स्तर पर जुड़े रहते हैं। वो तो जाहिर सी बात है कि जब हम सिटिंग करते थे तो जब मैं डायलॉग नरेट करता था तो उस समय वो साथ में बैठते थे और पूरा उनका फीडबैक सामने से मिलता था। वो बोलते थे कि अगर इस लाइन को थोड़ा ऐसे कह सकते हैं क्या। जी जी। उनका सजेशन आता था जो बहुत अच्छा होता था, तो उसको मान के बड़ा अच्छा लगता था। और फिर हम सोचते थे कि हाँ भाई, अगर इन्होंने ये बात नहीं की होती तो शायद ये लाइन ज़हन में नहीं आती। तो इस तरह से हर स्तर पर उनका योगदान था उस फिल्म में और बहुत मेहनत की उन्होंने। मैं बताना चाहूँगा आपको कि क्रिश 3 में उनकी मेहनत और उनका और ज़्यादा देखने को मिलेगा, उसका स्तर और बड़ा दिखने को मिलेगा। और इस फिल्म में तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं वो। जी, क्रिश 3 के डायलॉग्स आप लिख रहे हैं, तो क्रिश लिखी आपने और एक कामयाब फिल्म के डायलॉग लिखने के बाद अब उसके बारे में ये हो सकता है लोग अटकलें लगाते हैं, तो ऐसे में वो कितना मुश्किल है आपके लिए लिखना और कितना आसान है? नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि मुश्किल है। और मुश्किल इसलिए है क्योंकि चरित्र वही है। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारे फिल्म इंडस्ट्री में जो एक दौर शुरू हुआ है, सीक्वल्स जो हम बोलते हैं कि सीक्वल्स बन रहे हैं, गोलमाल 2 और 3 और 4 इस तरह। बट ये सब सीक्वल नहीं है। अच्छा। ये सब फिल्में सीरीज है, एक श्रृंखला की फिल्म है कि इसमें आप नाम टाइटल फिल्म का वही है लेकिन कहानी दूसरी है। तो ये सब श्रृंखला है, सीरीज है। सीक्वल जो बन रही है वो सिर्फ अकेली ये फिल्म जो बन रही है क्रिश, ये सीक्वल है। यानी कि क्रिश 3 जो इस समय बन रही है वो कहानी उसकी शुरू हुई थी कोई मिल गया से। यानी कि वही कैरेक्टर है, वही कैरेक्टर्स हैं, वही उनके नाम है, वही कहानी है। कोई मिल गया जहाँ खत्म हुई, क्रिश जहाँ खत्म हुई वहां से क्रिश 3 शुरू हो रही है। तो ये सीक्वल है, तो इस कहानी की तीसरी कड़ी है। तो जाहिर है कि मुश्किलें थोड़ी ज्यादा थी क्योंकि हम उन कैरेक्टर्स को देख चुके हैं, वो कैरेक्टर्स को लोग पसंद कर चुके हैं। लेकिन इतना वक्त है, वो कैरेक्टर्स के साथ भी वो वक्त गुजरा है, तो वो मैच्योर हुए हैं, उनकी जिंदगी की समझ बढ़ी है, तो उसी तरह से वो पसंद भी आने चाहिए लोगों को। तो एक मुश्किल थी, बट जाहिर सी बात है कि पूरी टीम के साथ जब आप काम करते हैं तो मुश्किलें उतनी। तो क्या क्रिश 3 में भी विज्ञान फंतासी है? बिल्कुल है। इस वक्त इस लेवल पर मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता, बट कहानी जहाँ पे क्रिश की कहानी खत्म हुई थी वहां से क्रिश की कहानी शुरू होती है। और मुझे लगता है कि भारतीय सिनेमा में एक सब कुछ नया दिखेगा दर्शकों को क्रिश 3 में और उन्हें मतलब बहुत अच्छा लगेगा और उनको लगेगा, वो गर्व करेंगे इसकी हमारा भारतीय सिनेमा भी इस ऊंचाई तक जा सका है। फिल्म के बारे में और ज्यादा हम आपसे कुरेद भी नहीं रहे हैं, सुराग भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो एक सस्पेंस ताकि बना रहे। हमें बताइए कि ऋतिक रोशन जो कि बड़े चहेते कलाकार हैं, सुपर हीरो, उनसे जुड़ी हुई कोई यादगार घटना बताइए हमें, कोई यादगार बात बताइए उनसे जुड़ा हुआ। यादगार बातें तो इतनी हैं कि मैं क्या बताऊं आपको, लेकिन यह है कि खास तौर से उनके चाहने वाले जो युवा वर्ग है बहुत ज्यादा है उनके चाहने वालों में से, तो युवाओं के लिए खास तौर से बताइए कि किस तरह की उनकी मेहनत होती है और किस तरह तैयारी करते हैं। और देखिए, ये तो मुझे लगता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब लोग जानते हैं और जिस तरह के चरित्र निभाते हैं और जिस तरह के पर्दे पर उसको लाते हैं वो, तो जाहिर है कि बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और हर चरित्र के साथ वो जीते हैं, एक वक्त में एक फिल्म करते हैं। इस वक्त जब क्रिश 3 कर रहे हैं पिछले 1 साल से वो, तो उस दौरान कोई फिल्म नहीं कर रहे हैं, वो कोई कहानी भी नहीं सुनते हैं किसी फिल्म की, वो ताकि वो अपने चरित्र से बिल्कुल हट न जाएं। और मुझे लगता है कि जितनी मेहनत और एक लगन और जो समझ उनके अंदर है सिनेमा की और कैमरे की और हर इवन अपनी फील्ड के बात कह सकता हूँ कि डायलॉग में लैंग्वेज की जो फील है, जो उनको पता होता है कि नहीं, जो उनके सजेशंस आते हैं जी, तो वो बहुत प्रेरित करने वाले होते हैं, नो डाउट अबाउट इट। और एक जो बेसिकली चीज है कि लगन और एक विश्वास जो उनके अंदर है वो मुझे बहुत प्रभावित करता है। और सबसे बड़ी बात है वो सम्मान देते हैं जिसको जितना सम्मान देना चाहिए। मतलब जैसे मैं अगर कहीं जाता हूँ तो वो खड़े हो जाते हैं, कुछ उनको कहना होता है तो बिल्कुल
अनुरोध के स्वर में कहते हैं कि सर अगर ये लाइन ऐसे हो जाए तो कैसा लगेगा। तो ये सुनने सब वालों को बहुत हाँ। अच्छा लगा। राकेश रोशन साहब से कोई जुड़ी हुई कोई खास बात बताना चाहते हैं, कोई यादगार वाकया? यादगार वाकया तो बहुत है, कितना मतलब एक पूरी फिल्म की है, अब दूसरी फिल्म भी खत्म होने जा रही है तो सिटिंग के दौरान, मीटिंग के दौरान। हाँ, लेकिन यादगार मतलब जैसे मैंने कहा कि जब उन्होंने इम्तिहान लिया था मेरा, पहले 10 सीन दिए थे, जी जी। तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे लग रहा था कि इतने बड़े मेकर हैं, इतनी बड़ी फिल्में बनाई हैं, इतने महान निर्माता हैं, तो मैं पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे वो। तो मैं बहुत डरा हुआ था जब पहला दिन का नरेशन था। लग रहा था कि अगेन वो पहली फिल्म वाली नर्वसनेस थी अंदर। तो डरते डरते सीन पढ़ना शुरू किया। तो जैसा मैं सबसे कहता हूँ कि मैं बुलवाने में ठीक ठाक हूँ, बोलने में बहुत ही कमजोर हूँ। तो और बहुत धीरे धीरे मैं पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि संजय जी आपको सुनाई दे रहा है जब आप पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा जोर से पढ़िए तब हम सुन पाएंगे। जी जी। तो मैं थोड़ा जोर से पढ़ा, थोड़ा अंदर से उत्साह बटोरा, और जब सीन पढ़ा तो अचानक उनके मुंह से निकला वाह। तो वो पल जो है मुझे हमेशा याद रहेगा कि वो जो उनके मुंह से निकला बिल्कुल वाह। और उन्होंने कहा कि भाई बहुत अच्छा लिखा आपने, और अब आप लिख रहे हैं डायलॉग, तो जाहिर है कि वो पल मैं हमेशा याद रखूंगा। जी, तो इस तरह से हुई आपकी परीक्षा जी। और फिल्म फिर कामयाब हुई। जी। तो अब बताइए, ऋतिक के लिए कोई गाना सुनाना चाहेंगे श्रोताओं को? मैं कोई मिल गया का एक गाना सुनवाना चाहूंगा, जो जिसमें उन्होंने कमाल का डांस किया था, आइला आइला जो एक गाना है। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें हैं, सुनते हैं यही गाना। तारी जरा ररी रारी ररा, तारी ररा ररी रा रा रा। हल्ला 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 हुआ हुआ हल्ला हल्ला तूने छुआ, हल्ला हल्ला मैं तो मर गई रे, बेखुदी में क्या ये कर गई रे। हल्ला हल्ला मैं तो मर गई रे, बेखुदी में क्या ये कर गई रे। हैला हैला हुआ हुआ हैला हैला तूने छुआ, हैला हैला जा तरस गई रे, फिर कोई घटा बरस गई रे। हैला हैला जा तरस गई रे, फिर कोई घटा बरस गई रे। छूना था एक बहाना, छू लिया छू लिया छू लिया। हे, प्यार था ये पुराना, कह दिया कह दिया कह दिया। तुमको मैं मान गई, आज पहचान गई, तुमको मैं मान गई, आज पहचान गई, निकले तुम तो दीवाने। मेरी चोरी मैंने पकड़ी गोरी बाहें, काहे जकड़ी, कांपने लगा है ये जिया। हल्ला 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 मैं तो मर गई रे, बेखुदी में क्या ये कर गई रे। हैला हैला हुआ हुआ, हैला हैला तूने छुआ, हैला हैला जा तरस गई रे, फिर कोई घटा बरस गई रे, फिर कोई घटा बरस गई रे।
रोक कर दिल को देखा, ना रुका ना रुका ना रुका। तूने कुछ कर दिया तो ये झुका ये झुका ये झुका। जाने क्या मैंने किया तुझको, जाने क्या हुआ, जाने क्या मैंने किया तुझको, जाने क्या हुआ, हम लगे मुस्कुराने। चाहे दिन हो चाहे रात हो यूं ही बैठे, करें बातें, प्यार हमने बस में कर लिया। हैला हैला हुआ हुआ हैला हैला तूने छुआ, हैला हैला जान तरस गई रे, फिर कोई घटा बरस गई रे। हल्ला हल्ला हुआ हुआ हल्ला हल्ला तूने छुआ, हल्ला हल्ला मैं तो मर गई रे, बेखुदी में क्या ये कर गई रे। फिर कोई घटा बरस गई रे। आज के मेहमान।